नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 7:30 बजे क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th में हम लोग अभी, है ना, क्लास 10th में हम लोग पिछले क्लास में बात करें तो हम लोग एक चैप्टर हिस्ट्री पढ़े थे, उसके बाद एक चैप्टर ज्योग्राफी पढ़े थे, फिर एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पढ़े, फिर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़े, है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग एक एक चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो हम लोग सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। क्रैश कोर्स हम लोग जब स्टार्ट किए तो एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, तो आज हम लोग फिर से इतिहास के दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और इस तरीक़ा से फिर हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, फिर इस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एक बार बताइए आप सब लोग कैसे हैं, है ना। आप लोग कैसे हैं एक बार जल्दी सब लोग बता दीजिए। फिर हम लोग क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इतिहास के दूसरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जो है पढ़ेंगे, अच्छे से जो है हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना। अच्छे से हम लोग क्या है, अच्छे से हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। दीपिका यादव, शुभम कुमार, धीरज कुमार, अभिषेक कुमार, रवि किशन, है ना, पूजा कुमारी, ब्यूटी कुमारी, बादल कुमार, सन्नी कुमार, राकेश कुमार, शिवम कुमार, अंचल झा, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, है ना। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। आप लोग का अटेंडेंस बन गया, अब हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को अपना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को पता है कि जब पहले इतिहास का, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, इतिहास का जो शुरू का 3 चैप्टर है वो विश्व का इतिहास है। कहाँ का इतिहास है, विश्व का इतिहास है। विश्व का इतिहास का मतलब है कि इसमें हम लोग को भारत के बारे में नहीं पढ़ करके दूसरे देश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को दूसरे देश के बारे में पढ़ना है। तो अब जो देश हम लोग गए नहीं है उसके बारे में पढ़ना है। बैठे बैठे यहाँ से हम लोग को कहाँ, पहला चैप्टर में हम लोग कहाँ कहाँ घूम लिए, बैठे बैठे हम लोग जो है फ्रांस घूमे, है ना, इटली घूमे, जर्मनी घूमे, यूनान घूमे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग कभी फ्रांस गए नहीं है, इटली गए नहीं है, जर्मनी गए नहीं है, यूनान गए नहीं, उसके बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ लिए। तो जहाँ नहीं गए हैं, जिसको नहीं देखे हैं, उसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी विश्व का इतिहास थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो कुछ भी भारी नहीं लगेगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दूसरा चैप्टर भी आपका विश्व का ही इतिहास है और इस चैप्टर में हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, रूस चलने वाले हैं। कहाँ चलने वाले हैं, रूस, है ना। तो इसमें हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग रूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, है ना, जर्मनी, यूनान, है ना, पोलैंड, बोहेमिया, ये सब के बारे में पढ़े थे। और ये जो दूसरा चैप्टर आपका है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो रूस के बारे में पढ़ने वाले। दूसरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले, है ना। रूस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दूसरे चैप्टर में। तो हम लोग चलेंगे और रूस के बारे में देखेंगे, रूस में किस किस तरीका से क्रांति हुआ, है ना। वहाँ पर पहले पूंजीवाद था, रूस में पहले क्या था, पूंजीवाद था। और आज हम लोग जो है यहाँ पर, रूस में पहले पूंजीवाद था, उसको खत्म करके क्या चीज़ स्थापना किया गया, समाजवाद का स्थापना किया गया। इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। रूस में पहले क्या था, पूंजीवाद था, और उसको वहाँ पर खत्म करके क्या किया गया, समाजवाद का स्थापना किया गया। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान आप लोग यहाँ दे के रखिएगा, बोर्ड पर पूरा ध्यान दे के रखिएगा, है ना। पूरा फोकस जो है यहाँ करना है, कहाँ, बोर्ड पर। क्योंकि ये जो चैप्टर है विश्व इतिहास का चैप्टर है, अच्छे ढंग से इसको समझना पड़ता है। अच्छे से हम लोग समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो वही थोड़ा सा क्या लगने लगता है, डिफिकल्ट लगने लगता है। जो भारत का चीज़ है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो। लेकिन जो विश्व का चीज़ है वहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम होता है। आप कुछ बच्चों का कहना है कि सर इतिहास में हम लोग को दिक्कत है। तो इतिहास में दिक्कत का कारण यही है कि वहाँ पे विश्व का इतिहास पढ़ना है, 2-3 चैप्टर, इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा चौथा चैप्टर से। और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, है ना।
और देखते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड, है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए डेली डेली बोलने के बाद भी जो है ना ये भूल जाता है कि हम मैट्रिक को पढ़ाते हैं, इसको लगता है कि खाली हम इंटर को पढ़ाते हैं। बताइए, डेली डेली बोलते हैं कि मैट्रिक लिखना है फिर भी इंटर लिख देता है, क्योंकि ज़्यादातर क्लास जो है इंटर में होता है ना, इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है लड़का। चलिए, तो हम लोग को पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर, है ना, इतिहास विषय हम लोग का इतिहास चल रहा है, और इतिहास में हम लोग चैप्टर नंबर कहाँ पहुँच चुके हैं? चैप्टर नंबर हम लोग 2 पर पहुँच चुके हैं। रिवीजन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुँच चुके हैं, है ना। रिवीजन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुँच चुके हैं, दूसरा चैप्टर पर, है ना। और हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम क्या होगा? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद आपके चैप्टर का नाम होगा, है ना। इस चैप्टर को आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखने वाले हैं, है ना। पहले हम लोग इसके मेन कॉन्सेप्ट को, मेन टर्म को समझ लेते हैं, और फिर हम लोग अगले दिन इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए चैप्टर को। तो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होता है? तो रूस से, है ना। रूस से यहाँ पर कहानी शुरू होता है। रूस जो एक देश है, यहाँ पर सबसे पहले क्या था? यहाँ पर सबसे पहले जो था पूंजीवाद था। क्या था? पूंजीवाद व्यवस्था था। पूंजीवाद व्यवस्था था। पूंजीवाद में समाज क्या होता है? 2 भाग में बटा रहता है। पूंजीवाद व्यवस्था में समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो पूंजीपति और एक मजदूर। इसमें समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक पूंजीपति और एक क्या हो गया? मजदूर, है ना। तो इसमें इस व्यवस्था में समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो पूंजीपति और एक क्या हो गया आपका? मजदूर। पूंजीपति एक और दूसरा कौन आपका? दूसरा आपका मजदूर, है ना। दूसरा आपका मजदूर। तो यहाँ पर क्या कर रहा था? पूंजीपति लोग जो है मजदूर लोगों को बहुत अधिक परेशान करता था। पूंजीपति लोग मजदूर लोगों को बहुत अधिक परेशान करता था। पूंजीपति लोग क्या करता है? मजदूर से कम दाम पे काम करवाता था, है ना। 12-12 घंटा काम करवाता था, बहुत ज़्यादा काम लेता था। पैसा कम देता था पूंजीपति, और काम ज़्यादा लेता था किससे? मजदूर से। मजदूरों का पूंजीपति क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। मजदूरों का पूंजीपति क्या कर रहा था? है ना, शोषण कर रहा था, है ना। तो इस व्यवस्था से, ये जो पूंजीवाद था, इससे लोग क्या हो चुका था? परेशान हो चुका था। जो रूस के लोग थे वो पूंजीवाद व्यवस्था से क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे, है ना। रूस के लोग पूंजीवादी व्यवस्था से परेशान हो चुके थे, इसीलिए इन लोगों ने क्या करता है? आंदोलन करता है। ये लोग आंदोलन करता है, और क्या चीज का स्थापना करता है? तो समाजवाद का स्थापना करता है ना। ठीक है ना। ठीक है, तो समाजवाद का क्या करता? स्थापना करता है कौन? रूस के लोग जो है अब क्या चीज़ का स्थापना करेगा? समाजवाद का स्थापना करेगा, और रूस क्या बन जाएगा? समाजवादी देश बन जाएगा। रूस में समाजवाद का स्थापना होगा, और रूस जो है समाजवादी देश बन जाएगा। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूस में, है ना। रूस में क्या होता है? रूस में जो है ना, क्रांति होता है, और क्रांति के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? समाजवाद का स्थापना हो जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि पूंजीवाद से समाजवाद का स्थापना कैसे हुआ, और समाजवाद की स्थापना होने के बाद रूस में फिर क्या क्या हुआ। इस चीज को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? पूंजीवाद में मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। वैसा देश जहां पर क्या हो? पूंजीपति का अधिकार हो। ऐसा देश जहां उत्पादन के साधन पर, है ना, पूंजीपति का अधिकार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद। इसमें सब कुछ पूंजीपति के हाथ में होता है। और समाजवाद का मतलब क्या होता है? सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। वैसा देश जहां की अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार हो? सरकार का या समाज का कह सकते हैं, है ना, अधिकार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चले, समझ गए क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? ये समझ में आपको आ गया? पहले पूंजीवाद रूस में था, बाद में यहाँ पर समाजवाद का स्थापना होता है। कब? 1917 ईस्वी में। वहाँ पर जब जनता क्रांति करता है तब। जनता क्रांति क्यों करता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था से जनता परेशान हो जाता है, इसीलिए जनता क्या करता है? क्रांति करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। परिभाषा है पहले, ये तो आप लोग को याद होगा, है ना। पूंजीवाद हम लोग किसको कहते हैं? तो ये पूंजीवाद क्या है? एक विचार है। क्या है? विचार है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये विचार है। लोगों के दिमाग में उत्पन्न होता है। विचार कहाँ होता है? माइंड में होता है। विचार दिखाई नहीं देता है। तो पूंजीवाद क्या है? एक विचार है। इसमें क्या होता है? तो इसमें उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति मतलब बिजनेसमैन का, निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। वैसा अर्थव्यवस्था यानी वैसा देश जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
कहेंगे, पूंजीवाद कहेंगे या पूंजीवादी देश कहेंगे, है ना। वैसा देश जहां पर क्या हो, उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवाद कहते हैं। जैसे पहले रूस में भी पूंजीवाद ही था, सब कुछ पूंजीपति के हाथ में ही था। अभी अमेरिका में सब कुछ पूंजीवादी है ना, सब कुछ पूंजीपति के हाथ में है। तो उसी तरीका से रूस में भी सब कुछ पहले पूंजीपति के हाथ में था, लेकिन जनता इससे परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पूंजीपति लोग थे वो मजदूरों लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। पूंजीपति लोग मजदूर लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ का जनता क्या चीज़ का स्थापना करता है, तो समाजवाद का। समाजवाद का यहाँ का जनता स्थापना करता है। जो रूस का जनता है वह समाजवाद का क्या करता है, स्थापना करता है। समाजवाद में क्या होता है, तो सब कुछ सरकार के अधीन हो जाता है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो, है ना, समाज का अधिकार हो या सरकार का अधिकार हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे, है ना। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, सब कुछ सरकारी हो जाता है, पूरा सब कुछ क्या करेगा, सरकारी, सरकार का सब कुछ रहता है ना। तो सब कुछ क्या बन जाता है, सरकारी बन जाता है ना। समाजवाद का उदय कब होता है, तो 18वीं शताब्दी में होता है। क्यों होता है, तो औद्योगिक क्रांति के कारण। हम लोग को पता है कि औद्योगिक क्रांति आता है। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, आपको बताएं औद्योगिक क्रांति क्या होता है। तो उद्योग में मजदूर के बदला मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो जब औद्योगिक क्रांति आता है, जब औद्योगिक क्रांति आता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, औद्योगिक क्रांति आने के कारण जो है ना क्या होता है कि मजदूरों को और सताया जाने लगता है। मजदूरों को क्या किया जाने लगता है, और सताया जाने लगता है। इस पूंजीपति लोग मजदूर को और सताने लगते हैं, है ना। इस वजह से मजदूर लोग परेशान होकर के क्या करते हैं, यहाँ पर जो है समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति करते हैं और समाजवाद का स्थापना भी करते हैं, है ना। तो ये हम लोग समझ गए पूंजीवाद क्या था, समाजवाद क्या था। एक और आता है साम्यवाद। साम्यवाद जो है ये समाजवाद ही है, समझिए एक तरीका से इसमें सब कुछ समाजवाद के तरह ही होता है, लेकिन इसमें समाज के सभी लोगों को बराबर माना जाता है, किसी को अमीर किसी को गरीब नहीं। इसमें ऐसा विचार है जिसमें माना गया है कि सब बराबर हो, है ना। ऐसा चीज़ जिसमें क्या हो जाए, सब बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। मतलब समाज के सभी वर्ग का लोग क्या हो जाए, एक समान हो जाए, ना कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे। तो इस विचार को हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवाद कहते हैं। कह रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, समाज के सभी रूप का एक समान अधिकार होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्यवाद। जैसे चीन जो है ना, ये साम्यवादी देश है। चीन को क्या कहा जाता है, साम्यवादी देश कहा जाता है ना। समझ गए। तो समाजवाद का ही एक रूप है साम्यवाद। समाजवाद का ही एक क्या है, रूप है साम्यवाद। इसमें भी सब कुछ सरकार के अंदर ही होता है, लेकिन समाज के सभी लोगों को एक समान इसमें माना जाता है ना। समाज के सभी वर्ग के लोगों को कैसा माना जाता है, एक समान माना जाता है। जैसा कि केरल है, केरल में जो है साम्यवादी सरकार हम है कह सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे सरकार है, तो वह साम्यवादी सरकार है केरल में। वहाँ पर चाहे कोई बच्चा हो, है ना, उसको सरकार ही क्या करेगा, पढ़ाएगा। चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको वहाँ पर एक समान माना जाता है। और सबको जो है पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मेवारी है कौन लेता है, सरकार ही लेता है। इसीलिए तो केरल पढ़ाई में, शिक्षा में नंबर 1 पर है। या चीन आप देख रहे हैं, चीन इतना आगे है, तो उसके पीछे ये भी कारण है। ये साम्यवादी जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। इसमें क्या हो जाता है, समाज के सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। मतलब ना कोई ज़्यादा अमीर रहता है ना कोई ज़्यादा गरीब रहता है ना। ना ज़्यादा कोई अमीर रहता है ना गरीब रहता है। सबको जो है ना, सबको एक समान मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे केरल में है अपना या चीन में है, तो यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था है, ठीक है ना। समझ गए। तो ये चीज़ हम लोग देखें। ये तो हो गया बेसिक परिभाषा। ये हम लोग का क्या हो गया, बेसिक परिभाषा हो गया, है ना। बेसिक परिभाषा हो गया। हम लोग समझे कि समाजवाद, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, ये हम लोग समझ लिए। और हमारा समाज जो है पहले पूंजीपति, मतलब रूस जो है पहले पूंजीवादी था, लेकिन बाद में क्या बन गया, समाजवादी बन गया। बाद में क्या बन गया, समाजवादी बन गया। तो उसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, समझेंगे कि रूस जो है पूंजीवादी से समाजवादी कैसे बना, है ना। रूस जो है पूंजीवादी से समाजवादी कैसे बना, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, है ना।
तो देखते हैं कहानी यहाँ से शुरू होता है। बोला औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति आता है। क्या आता है? औद्योगिक क्रांति आता है। इसके बाद क्या हो जाता है? आर्थिक दृष्टि से समाज दो भागों में बंट जाता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगने लगना, है ना, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा कोई चीज़ का, तो इसके कारण जो है समाज दो भागों में क्या हो गया? बंट गया। उद्योग मतलब उद्योग में बहुत अधिक उत्पादन होने लगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं, है ना। उद्योग में मजदूर के बदला मशीन से काम लिया जाने लगा, जिसके कारण उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो जब औद्योगिक क्रांति आता है उसके बाद समाज दो भागों में बंट जाता है। औद्योगिक क्रांति में समाज दो भागों में बंट जाता है। एक तो हो जाता है पूंजीपति और दूसरा हो जाता है आपका, है ना, मजदूर। एक तो पूंजीपति और दूसरा मजदूर। या तो लोग पूंजीपति ही था और नहीं तो मजदूर ही था। पूंजी बाद में यही होता है, पूंजी बाद में यही होता है, या तो पूंजीपति रही अब बड़का 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 पूंजीपति और नहीं तो बड़का मजदूर, यही चीज होता है। तो यही चीज हुआ यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ना, समाज दो भागों में क्या हो गया? बंट गया। एक पूंजीपति और दूसरा जो है आपका मजदूर, दूसरा श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग। अब पूंजीपति लोग क्या करने लगा? मजदूर लोगों का शोषण करने लगा। पूंजीपति लोग क्या करने लगा? मजदूर लोगों का शोषण करने लगा, है ना। मजदूर लोगों का क्या करने लगा? शोषण करने लगा। जब पूंजीपति लोग मजदूर लोगों का शोषण करने लगा, है ना, तो यहीं से जो है समाजवाद का मांग जो है शुरू हुआ। बहुत सारे जो विद्वान लोग थे वो लोग पहले इसका मांग को शुरू किए, है ना, ठीक है। बहुत सारे जो लोग विद्वान लोग थे वो लोग जो है इस मांग को शुरू किए कि अब पूंजीवाद हमको नहीं चाहिए, पूंजीपति लोग हम लोग का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। अब हम लोग को समाजवाद चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? अब समाजवाद चाहिए। तो यहीं पर जो है पूंजीपति लोग जब क्या करने लगे? मजदूर लोगों का जब क्या करने लगे? शोषण करने लगे, तो यहीं पर जो है विद्वान लोगों का मांग हुआ कि हम लोग को क्या चाहिए? समाजवाद चाहिए। अब हम लोग को क्या चाहिए? समाजवाद चाहिए, ठीक है। तो रूस के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो लोग जो है समाजवाद का मांग करने लगे। बोले अब हम लोग को पूंजीपति का अधिकार नहीं चाहिए, सब कुछ किसके अंदर होना चाहिए? सरकार के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो समाजवाद का जो मांग करने वाले लोग थे वो उनमें कौन कौन लोग थे, है ना। समाजवाद के मांग करने वाले लोग कौन कौन थे? समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना। ये सब आदमी कहाँ का है? रूस का है। भारत का आदमी नहीं है कि मेरे जैसा नाम होगा मनीष, आपके जैसा नाम होगा, है ना, आपके जैसा नाम होगा, क्या नाम है? दीपक, रोहित, है ना, सोनू, मोनू, है ना। इस तरीका का नाम, ऐसा नाम नहीं होगा। ये लोग रूस का नाम है तो ये लोग का रूस वाला ही क्या होगा? नाम भी होगा। मतलब अलग अलग देश का ये लोग है, उधर का ही है सब, है ना। हम लोग के देश का ये लोग है नहीं, तो इसीलिए ये लोग का नाम क्या होगा? थोड़ा अलग अलग होगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो समाजवाद का मांग करने वाले प्रमुख विचारक कौन कौन थे? प्रमुख नेता कौन कौन थे जो समाजवाद का मांग कर रहे थे, है ना। तो उसका नाम आपको याद रखना है, सेंट साइमन। क्या नाम है? सेंट साइमन, है ना, सेंट साइमन, ठीक है। उसके बाद हो गया फेरियर। क्या नाम है? फेरियर। उसके बाद हो गया लुई बला। क्या नाम हो गया? लुई बला। उसके बाद हो गया रॉबर्ट ओवन। क्या नाम है? रॉबर्ट ओवन, है ना। उसके बाद है कार्ल मार्क्स और उसके बाद एंगल्स, है ना। कार्ल मार्क्स का दोस्त था कौन? एंगल्स, है ना। कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम क्या था? एंगल्स जो है कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे। मतलब समाजवाद को, रूस में समाजवाद का मांग करने वाले लोग कौन कौन थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको बुक में तो पढ़े ही हैं साल भर, तो अभी तक याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो याद कर लीजिए, है ना। समाजवाद को मांग करने वाले रूस में कौन कौन थे? तो सेंट साइमन, है ना, फेरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स और एंगल्स, ठीक है ना। और ये विदेशी नाम को याद हो गया आप लोग को। कम से कम कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा, और सबको भूल भी जाइएगा तो कार्ल मार्क्स के नाम को आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है ना। और नहीं याद होगा तो आपका जो आसपास आपका जो दोस्त होगा ना, उसका नाम ही रख दीजिएगा यही में से, है ना, तब अपने याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं, जो नाम नहीं याद हो वो नाम जो है अपने दोस्त का रख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त का नाम रख दीजिएगा सेंट साइमन, है ना, किसी का नाम रख दीजिएगा रॉबर्ट ओवन, किसी का नाम रख दीजिएगा एंगल्स, किसी का नाम रख दीजिएगा फेरियर, बस अपने क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग समझ गए रूस में समाजवाद का मांग करने वाले कौन कौन थे। रूस में समाजवाद के मांग करने वाले कौन कौन थे, रूस में जो इस विचार को जन्म देने वाले हैं, समाजवाद के विचारधारा को जन्म देने वाले व्यक्ति कौन कौन है, सेंट साइमन, फेरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स और एंगल्स। ये सब क्या है, समाजवाद को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब याद है सर, चलिए चलिए याद है तो ठीक है। आगे कह रहा है कि बाद में फिर समाजवाद का विचारधारा दो भागों में बट गया, है ना। बाद में क्या हो गया, समाजवाद का विचारधारा दो भागों में बट गया, है ना। बाद में जो समाजवाद का जो लोग मांग कर रहे थे, है ना, वो दो भागों में बट गए। वो दो भागों में क्या हो गए, बट गए, है ना। कौन कौन दो भाग है, एक है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। एक है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद, है ना। यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद दो भाग हो गया। पहले एक ही भाग था, लेकिन बाद में जाकर के समाजवाद का दो भाग हो गया। एक हो गया यूटोपियन समाजवाद, दूसरा हो गया वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवादी हम लोग किसको कहते हैं, तो एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति आया जो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति था। तो कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी हुए उनको हम लोग यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। मतलब वो लोग सिर्फ सोचते थे, करते कुछ नहीं थे। इसको कहा जाता है स्वप्नदर्शी समाजवाद। मतलब वो लोग सिर्फ कल्पना करते थे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। वो लोग सिर्फ सोचते थे, है ना, कि ऐसा ऐसा होगा और कुछ होता नहीं था। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यूटोपियन समाजवाद कहा गया या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया। और कार्ल मार्क्स जब आए तो वो करके दिखाएं, है ना, वह करके दिखाएं कि मतलब बताएं कि मतलब समाजवाद क्या होता है, उसको जो है ना, उसके लिए वो आंदोलन किए, मांग किए और बाद में फिर जो है ना, आगे जाकर के उनके प्रयासों से क्या होता है, रूस में समाजवाद का स्थापना भी होता है। तो इसको हम लोग जो है वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवाद, मतलब स्वप्नदर्शी समाजवाद। सिर्फ वो लोग कल्पना करते थे, सपना में सोचते थे कि एक दिन सब कुछ सरकारी हो जाएगा, है ना, और हम लोग आराम से रहेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स उसके लिए क्या किए, आंदोलन किए और उसके बाद जो है बहुत सारा प्रयास किए और फिर देखते हैं हम लोग बाद में समाजवाद आ भी जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, समाजवाद दो भागों में बटा हुआ था। रूस में जो समाजवाद का मांग हो रहा था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो आपका हो गया यूटोपियन समाजवाद, एक हो गया यूटोपियन समाजवाद। ये किसको कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति आया, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, है ना। इससे पहले के समाजवादी को हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपियन समाजवाद के नाम से जानते हैं, है ना। और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम लोग कहते हैं, है ना, वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे हम लोग, है ना। इनमें से जो अलग अलग लोग थे, इन लोगों का अलग अलग विचार था। जितने भी समाजवादी थे, है ना, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे, तो कार्ल मार्क्स के पहले जो सब था वो सब यूटोपियन हो गया, जैसे सेंट साइमन, फेरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, है ना। ये सब क्या थे, यूटोपियन समाजवादी थे। मतलब ये सब लोग सिर्फ कल्पना करते थे, सिर्फ सपना देखते थे, है ना, कि समाजवाद आएगा, रूस में समाजवाद आएगा। ये लोग सिर्फ कल्पना करते थे, सिर्फ सपना देखते थे। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आए तो उसके लिए क्या किए, प्रयास किए। कार्ल मार्क्स इसके लिए क्या किए, प्रयास किए। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखना है ना। इन लोगों ने अलग अलग बहुत सारा, जितने भी समाजवादी थे, इन लोग अपना अपना क्या दिए, विचार दिए, अपना अपना क्या दिए, विचार दिए, अलग अलग विचार दिए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, है ना, क्या करना चाहिए हम लोग को। ये अपना अपना अलग अलग विचार दिए, है ना। तो वो बात हम आपको, है ना, वो विचार दिए। जैसे सेंट साइमन थे, उनका मानना था कि राज एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें, है ना। तो सेंट साइमन का कहना था कि राज और समाज को हम लोग को इस तरीका का बनाना है कि हम लोग सब लोग मिल करके क्या करें, प्रकृति का यूज करें। जो हमारे पास प्रकृति जो सामान दिया है उसका हम लोग अच्छे से क्या करें, प्रयोग करें। ये किसका कहना था, सेंट साइमन का कहना था। फिर हम लोग देखते हैं चार्ल्स फेरियर आते हैं, है ना। ठीक है, तो वो भी अपना विचार देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लुई बला आता है, वो अपना विचार देता है। रॉबर्ट ओवन आता है, वो अपना विचार देता है। तो सब लोग अपना अपना विचार दिए, है ना, सब लोग अपना अपना क्या दिए, विचार दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग समाजवादी थे सब लोग अपना अपना, ये लोग विचारक थे। क्या थे, विचारक, मतलब विचार देने वाला। ये लोग क्या थे, विचारक थे, मतलब विचार देने वाला। सब लोग का अलग अलग मानना था कि इस तरीका से समाजवाद आएगा, इस तरीका से करना चाहिए, इस तरीका से करना चाहिए। सब लोग अपना अपना विचार देते थे, सब लोग अपना अपना थ्योरी देते थे।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस सब के विचार को छोड़ते हैं, चलते हैं डायरेक्ट कार्ल मार्क्स पर। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा आता है। कार्ल मार्क्स के बारे में आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो वहाँ पूछा ही जाता है, सब्जेक्टिव हो वहाँ पूछा ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग सीधा चलते हैं कार्ल मार्क्स पर, क्योंकि जो इनका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज़्यादा काम करता है उसका क्या होता है? ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो कार्ल मार्क्स का जो है ना, रूस में समाजवाद का स्थापना करने में, रूस में समाजवाद के विचारों को जन्म देने में क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए हम लोग चलते हैं कार्ल मार्क्स पर। कहाँ चलते हैं? कार्ल मार्क्स पर। आ गए हम लोग कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए चले स्टार्ट करें। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग नाम सुने हैं, कार्ल मार्क्स का कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? चले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है, समझते भी हैं। तो कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ। पहला बात आपको ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो 5 मई 1818 को हुआ। कहाँ हुआ? तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और क्रांति कहाँ हो रहा था? रूस में क्रांति हो रहा था। क्रांति कहाँ हो रहा था? रूस में क्रांति हो रहा था। समाजवाद का स्थापना कहाँ हो रहा था? रूस में हो रहा था, है ना। लेकिन इनका जन्म आपको ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। और कब हुआ है? तो 1818 में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो जर्मनी में 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, है ना। पहले ये यहूदी परिवार के थे, लेकिन बाद में ये ईसाई धर्म को क्या कर लिए थे? स्वीकार कर लिए थे। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बाबू का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स, जो क्या थे? एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स के पिताजी कौन है? हेनरिक मार्क्स कार्ल मार्क्स के पिता थे। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? हेनरिक मार्क्स कार्ल मार्क्स के पिता थे, है ना। आगे करा कि कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। कार्ल मार्क्स अपना पढ़ाई कहाँ से किए? बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से, है ना। कानून का पढ़ाई किए थे, विधि की शिक्षा। विधि मतलब होता है कानून, है ना। वकालत उकालत इसका पढ़ाई किए थे। जिसका बाबू वकील रहेगा तो उसका बेटा भी वकील ही बनेगा ना। तो वही बात है कि हेनरिक मार्क्स वकील थे, तो ये भी वकील ही बनना चाहते थे। तो इसीलिए ये विधि का शिक्षा जो है ग्रहण किए थे। विधि मतलब कानून का पढ़ाई किए थे। कौन? है ना, कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी में बोन विश्वविद्यालय है और बर्लिन विश्वविद्यालय है, यहाँ से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था। बाद में कार्ल मार्क्स अपने बचपन के मित्र जेनी से क्या कर लिए? शादी कर लिए। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो कार्ल मार्क्स जब थोड़ा बड़ा हुआ 1843 ईस्वी में, तो क्या करता है? कार्ल मार्क्स शादी कर लेता है। कार्ल मार्क्स क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। किससे शादी करता है? तो अपने बचपन के मित्र से, है ना, है ना। बचपन के मित्र से कार्ल मार्क्स यहाँ पर क्या कर लेता है? शादी कर लेता है ना। तो इसका जो शादी हुआ है वह कैसा हो गया? लव मैरिज शादी किया है ये, है ना। अपने बचपन के मित्र से शादी किया, ठीक है। जब बड़ा हो गया, सफल हो गया, उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है अपने बचपन के मित्र से शादी कर लिया, ठीक है। तो आप लोग अभी ही शादी मत कर लीजिएगा इसको देख करके, ठीक है। कार्ल मार्क्स को देख करके आप लोग अभी नंबर नहीं लगा लीजिएगा। बहुत लंबे समय के बाद जब कार्ल मार्क्स क्या हो गए? सफल हो गए, उसके बाद अपने बचपन के मित्र से शादी किए हैं, ठीक है। चले आगे हम लोग। तो इतना बात हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जान लिए। कार्ल मार्क्स का जन्म 1878 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो कि क्या थे? एक वकील थे। कार्ल मार्क्स अपने बचपन के मित्र जेनी से क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कह रहा है 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल्स से हुई। बाद में कार्ल मार्क्स का दोस्ती होता है किससे? एंगल्स से, है ना। अपना शादी के बाद कार्ल मार्क्स का एक दोस्त बनता है एंगल्स, है ना। एंगल्स जो है कार्ल मार्क्स का क्या बनता है? दोस्त बनता है। तो इसके साथ इनका दोस्ती बहुत अच्छा से रहता है ना। बहुत अच्छा से लंबे समय तक दोनों का दोस्ती रहता है। 1844 में इनके दोस्त बनते हैं एंगल्स, है ना। उसके बाद दोनों मिल करके क्या करते हैं? मार्क्स और एंगल्स मिल करके, है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, ये जारी करते हैं। कब? 1848 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी अगर साम्यवाद का सरकार आएगा, साम्यवादी सरकार आएगा तो क्या क्या करेगा, साम्यवादी सरकार आएगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा, ये सब जो है इसमें लिखा गया था साम्यवादी घोषणा पत्र में। इसको कौन जारी करता है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों का जारी करता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों जारी करता है। कब जारी करता है? 1848 ईस्वी में, है ना।
ठीक है ना। इसके बाद जो है कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाने लगता है, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाने लगता है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद के जनक, यानी मॉडर्न, है ना, मॉडर्न समाजवाद के जनक किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। मतलब नया समाजवाद का ये विचार दिए, नया समाजवाद का विचार दिए। इसके बाद जो है समाजवाद क्या हो गया, वैज्ञानिक रूप ले लिया। इसके बाद कहा जाने लगा वैज्ञानिक समाजवाद। उसको पहले कहा जाता था यूटोपियन समाजवाद, मतलब सिर्फ लोग सोचते थे, बताते नहीं थे क्या होगा कैसे होगा, कुछ आइडिया उनके पास नहीं था। लेकिन कार्ल मार्क्स जब, है ना, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए, है ना, तब जो है लोगों को लगने लगा कि हाँ, इस तरीका से साम्यवाद का स्थापना, समाजवाद का स्थापना रूस में किया जाएगा। और इनको क्या कहा जाने लगा, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाने लगा। बोला गया कि समाजवाद का जनक कौन है, यही है कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स जो है क्या है, समाजवाद का जनक है। ठीक। उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स फिर 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नाम का एक पुस्तक का रचना किए, जिसको हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। इसमें भी इन्होंने समाजवाद के बारे में भर भर के लिखा। दास कैपिटल एक पुस्तक है, दास कैपिटल, है ना। तो इसमें बताया गया, है ना, इसमें बताया गया कि मजदूरों का क्या स्थिति था, हम लोग उस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ के बारे में इस पुस्तक में बताया गया। इसीलिए इस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल के नाम से हम लोग इस पुस्तक को जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है ना, कौन, दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। और किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। बताइए यहां तक आप लोग को बुझाया कि नहीं बुझाया। चले हम लोग आगे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग को याद रहना चाहिए। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग को क्या याद रहना चाहिए, मुजमानी याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या क्या हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, क्या क्या याद है बताते चलिए आप लोग। कार्ल मार्क्स के बारे में बोलेगा, कार्ल मार्क्स का जीवनी लिखे, है ना, 5 नंबर में आता है। तो आप देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको याद रहेगा तब ना आप लिखिएगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जो बेचारा है, ये 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के जो पिता थे कौन थे, हेनरिक मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे, एक वकील थे। क्या थे, एक वकील थे। कार्ल मार्क्स अपना पढ़ाई क्या कहाँ से करता है, तो बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से कार्ल मार्क्स अपना पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई पूरा हो जाता है ना, उसके बाद ये क्या कर लेता है, अपने बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लेता है। अपने बचपन के मित्र क्या कर लेता है, जेनी से शादी कर लेता है। बाद में इसको एक दोस्त भी मिलता है जिसका नाम क्या, एंगल्स। फिर जो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिल करके एक जो है ना साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं इंग्लिश में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी करता है ना, कि साम्यवाद आएगा तो क्या क्या होगा। कौन जारी करता है, कार्ल मार्क्स जारी करता है। इसके बाद फिर जो है कार्ल मार्क्स एक और पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है, दास कैपिटल, है ना। दास कैपिटल पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखता है और इस पुस्तक में भी समाजवाद के बारे में ही लिखता है। इसीलिए इस पुस्तक को क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है ना। इस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इतना बात आपको क्या करना है, कार्ल मार्क्स के बारे में लिख देना है। इतना बात आपको कार्ल मार्क्स के बारे में लिख देना है। ठीक है, बताइए समझ में आ गया। लिख दीजिएगा आप लोग, कार्ल मार्क्स के बारे में आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा एकदम लिख दीजिएगा आप लोग। मुंह जवानी याद है गुरुजी, हाँ मुंह जवानी याद रहना चाहिए। ठीक है, चले अब हम लोग आगे। कार्ल मार्क्स का तो हम लोग जीवनी देख लिए, अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना, क्रांति उरांति करवाते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है एक मीटिंग बुलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल लेवल पर एक मीटिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये आपसे डेट पूछा जाता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोलेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था, है ना। कार्ल मार्क्स इसी मीटिंग में क्या नारा दिया था, अधिकार
अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं मिलने वाला है और कर्तव्य करने के बिना अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसी मीटिंग में कार्ल मार्क्स मजदूरों को बोले कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं मिलने वाला है, पहले आपको अधिकार लेना होगा तब आप कर्तव्य करिए, है ना, तब आप कर्तव्य करिए। आप काम करते जा रहे हैं, मजदूरी करते जा रहे हैं और आपको कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है ना। और बोले कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, हाँ कर्तव्य भी करना होगा तब आपको अधिकार मिलेगा, दोनों चीज जरूरी है ना। पर हम लोग को अधिकार लेना भी जरूरी है और कर्तव्य करना भी जरूरी है। ये किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये बात जो है पहला अंतरराष्ट्रीय संघ में कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स बोले थे। पहला अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 1864 में। फिर दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ है? 1889 ईस्वी में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। 1889 ईस्वी में क्या होता है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में हुआ था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में हुआ था, है ना। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और आप याद रख लीजिएगा, अभी 2024 में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ? ये आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। 1919 ईस्वी में क्या हुआ? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1919। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1919 ईस्वी में हुआ। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ? 1919 ईस्वी में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कह रहा है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था, है ना, 1889 ईस्वी में, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? तो पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो संघ है ना, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ बना हुआ था, मजदूरों का एक जो है संगठन बना हुआ था, इसका सचिवालय यानी इसका ऑफिस कहाँ खोला गया? है ना, ब्रुसेल्स में। इसका ऑफिस ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। ये बात पहला निर्णय लिया गया, है ना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या क्या निर्णय लिया गया? पहला निर्णय कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है उसका ऑफिस कहाँ होगा? ब्रुसेल्स में इसका ऑफिस होगा। उसके बाद 1 मई को, है ना, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 मई को अभी भी हम लोग मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी के कारण, है ना। इसी कारण इसी दिन निर्णय लिया गया था कि 1 मई को क्या मनाया जाएगा? मजदूर दिवस मनाया जाएगा, है ना। 1 मई को क्या मनाया जाएगा? मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ये बात बोला गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, अंतर्राष्ट्रीय संघ समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। समझिए तो पार्ट 1 जो आपका है, जो समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, इसका विचार जन्म देने वाले कौन कौन थे, ये सब पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अब मजदूर लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। मजदूर लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। मजदूर लोग क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। और मजदूरों के क्रांति के बाद क्या होगा? समाजवाद का क्या होगा? रूस में स्थापना होगा। ये अब हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए, तो जान लेते हैं सर्वहारा वर्ग। वहाँ पर जो समाज के जो लोग थे, जो आम लोग थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? सर्वहारा वर्ग। पूछा जाएगा कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते थे? सर्वहारा वर्ग किसे कहते थे? तो आपको ध्यान रखना है कि समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग मतलब किसान, मजदूर और आम लोग, है ना। किसान, मजदूर और आम लोग को क्या कहा जाता था? सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। यही लोग अब क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। यही लोग अब क्या करेंगे? रूस में क्रांति करेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अभी तक विचारों का जन्म हो रहा था। सिर्फ क्या हो रहा था? विचारों का जन्म हो रहा था कि ऐसे ऐसे किया जाएगा, ये वो होगा, वो होगा, ऐसे समाजवाद का स्थापना होगा। लेकिन अब क्या होगा? क्रांति होगा। अब क्या होगा? क्रांति होगा रूस में। तो बताइए, आप लोग क्रांति देखने के लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप लोग क्रांति देखने के लिए तैयार हैं? चले हम लोग क्रांति करवाए रूस में। चलिए, तो रूस में हम लोग देखते हैं 1917 ईस्वी में क्या होता है? क्रांति होता है ना। रूस में अगर हम लोग देखें तो 1917 ईस्वी में क्या होता है? क्रांति होता है ना। तो इन क्रांतियों को हम लोग समझेंगे, इन क्रांतियों को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे एक एक करके, और आप देखते जाइए क्रांति कैसे होता है ना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्रांति का कारण। रूस में क्या होता है? रूस में क्रांति होता है, और रूस में जो क्रांति का कारण था वो क्या था, इस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि रूस में क्रांति का कारण क्या था। फिर हम लोग देखेंगे क्रांति के बारे में, है ना। चलिए,
डायरेक्ट पॉइंट हम बता दें कि पूरा? चलो पॉइंट भी बता सकते हैं और पूरा भी बता सकते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं चीज़ों को। क्रांति के कारण देखते हैं हम लोग, क्रांति के कारण एक एक करके। रूस में क्रांति होता है 1917 ईस्वी में। रूस में ओरिजिनल क्रांति कब होगा? तो 1917 ईस्वी में रूस में क्या होता है? क्रांति होता है। तो कोई ना कोई क्रांति का कारण होता है, कोई भी क्रांति होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ कारण होता है। तो रूस में 1917 में क्रांति हुआ, उसका क्या कारण था? रूस में 1917 में क्या होता है? क्रांति होता है, इसका क्या कारण था बताइए, है ना। तो क्रांति कब होता है? जब राजा जो है गड़बड़ हो जाता है, तब जनता क्या करता है? क्रांति करता है। जब राजा जनता की बात को नहीं मानता है, तब जो है जनता क्या करता है? क्रांति करता है। ठीक है, तो ये पूरा लिखा गया, लेकिन हम मेन चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला कारण, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। रूस में जो है ना, राजा को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस के जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और यहाँ का जो राजा था उस समय, रूसी क्रांति के समय, वह कौन था? जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, है ना। जार निकोलस द्वितीय क्या था? यहाँ का राजा था। जार निकोलस द्वितीय यहाँ का क्या था? राजा था। जो क्या था? निरंकुश था, मतलब जिसको जनता से कोई मतलब नहीं था, अपना ये ऐशो आराम में अपना जिंदगी गुजारता था। जनता के सुख दुख से इसको कोई लेना देना नहीं था। जनता के सुख दुख से जार निकोलस द्वितीय को कोई लेना देना नहीं था, है ना। इस वजह से जनता इसके खिलाफ क्या कर देती है? क्रांति कर देती है ना। इस वजह से जनता इसके खिलाफ क्या कर देती है? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्रांति कर देती है। तो हम लोग देखें 1917 में जो है ना, 1917 में है ना, किस राजा के खिलाफ क्रांति हुआ था? तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्रांति हुआ था। जार निकोलस द्वितीय जो था वह क्या था? अच्छा शासक नहीं था। जार निकोलस द्वितीय क्या था? अच्छा शासक नहीं था। वह, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से जनता ने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख करके समझा देते हैं, रूसी क्रांति के कारण। रूसी क्रांति के कारण, है ना। एक एक करके हम लोग समझते हैं, पहले लिख करके, ताकि अच्छे से हम लोग समझ जाए, है ना। रूसी क्रांति के कारण में पहला कारण क्या है? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ये आपको याद रखना। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ठीक है। अब होता क्या है ये समझिए। हम लोग देखें कि रूस में इस समय जार कौन था? तो इस समय रूस में जार था जार निकोलस द्वितीय। रूस में 1917 के क्रांति के समय जार कौन था? राजा कौन था वहाँ का? जार निकोलस द्वितीय राजा था, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। जनता से इसको क्या था? कोई मतलब नहीं था। जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपना जिंदगी गुजारता था, है ना। और मतलब जनता से इसको कोई मतलब ही नहीं था। तो इस वजह से जनता इससे क्या हो गया था? परेशान हो गया था। और जनता क्या कर देता है? जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ 1917 ईस्वी में क्या करता है? क्रांति करता है ना। तो 1917 के क्रांति का पहला कारण क्या था? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ठीक है। दूसरा क्या था? कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। हम लोग देखें रूस के किसानों का हालत क्या था? पंक्चर हो गया था, है ना। रूस के किसानों का हालत क्या हो गया था? खराब हो गया था। रूस के किसानों का हालत क्या था? रूस के किसानों का हालत खराब हो गया था, है ना। रूस के जो किसान थे, है ना, उनको अपना जमीन पर क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? जमीन पर जो है टैक्स देना पड़ता था, है ना। और उनके पास खेती करने के लिए क्या था? पूंजी नहीं था। रूस के किसानों के पास खेती करने के लिए पूंजी का क्या था? अभाव था। पूंजी का भी क्या था? उनके पास अभाव था। तो इस वजह से ये लोग भी क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। रूस के जो किसान लोग हैं वो क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। इसीलिए ये लोग भी राजा के खिलाफ क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद क्रांति का और भी कारण है, जैसे मजदूरों का दयनीय स्थिति। क्या है? मजदूरों का दयनीय स्थिति। रूस के जो मजदूर थे उनका भी हालत ठीक नहीं था। मजदूरों का दयनीय स्थिति, मतलब रूस के जो मजदूर थे उनका भी हालत क्या था? ठीक नहीं था। मजदूरों से काम ज़्यादा करवाया जाता था, उनको पैसा कम दिया जाता था। मजदूरों से काम ज़्यादा करवाया जाता था, उनको पैसा कम दिया जाता था। मजदूर जो हो गए थे, क्या हो गए थे? पूंजीपति लोग से परेशान हो गए थे। मजदूर लोग जो है पूंजीपति लोग से परेशान हो गए थे। इस वजह से इन लोगों ने भी क्या कर दिया? 1917 में राजा के खिलाफ क्रांति कर दिया, है ना। इसीलिए, है ना, ये लोग भी जो है राजा के खिलाफ क्या कर दिए? क्रांति कर दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण का समस्या था।
औद्योगिकरण का समस्या। रूस में जितना भी उद्योग लगा था वह सब विदेशी पैसा से लगा हुआ था, है ना। रूस में जितना भी उद्योग लगा हुआ था वह सब क्या था, विदेशी पैसा से लगा हुआ था, है ना। तो इसका फायदा भी कौन उठाता था, विदेश उठाता था। इस वजह से यहाँ के जो जो उद्योगपति लोग थे वो लोग भी क्या थे, परेशान थे। और ये लोग भी क्या कर देते हैं, ये लोग भी, है ना, ये लोग भी जो है, ये लोग भी क्या कर देते हैं, तो ये लोग भी जो है ना राजा के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। ये लोग भी राजा के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। तो रूस में क्रांति का ये सब क्या है, कारण है। जैसे पहला कारण, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जो रूस का जो जार था वो अच्छा नहीं था, अयोग्य था। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब किसानों का हालत ठीक नहीं था, उनके पास पूंजी नहीं था खेती करने के लिए, जमीन का टुकड़ा क्या था, छोटा था, किसानों से टैक्स लिया जाता था। इन सभी वजह से किसान क्या थे, परेशान थे, और उन लोगों ने क्रांति में भाग लिया, है ना। ठीक है ना। उसके बाद है मजदूरों का दयनीय स्थिति। मजदूर जो था रूस का वह भी परेशान हो गया था। मजदूरों से काम ज़्यादा लिया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। इस वजह से मजदूर लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पर क्रांति कर देते हैं। फिर हम लोग देखें औद्योगिकरण की समस्या। रूस में जितना भी उद्योग लगा हुआ था सब विदेशी पैसा से लगा हुआ था, जिस वजह से जो है ना यहाँ के जो उद्योगपति थे रूस के, वह लोग जो है ना क्या कर देते हैं, क्रांति में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, क्रांति में भाग लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद और भी कारण था रूस में क्रांति का, जैसे है रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की क्या नीति है, रूसीकरण की नीति, है ना, रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की क्या नीति था, तो रूस में अलग अलग जाति के लोग रहते थे। रूस में सिर्फ रूस के ही लोग नहीं रहते थे, रूस में अलग अलग देश से आकर के भी लोग रहते थे। जैसे रूस में सबसे ज़्यादा सलाव जाति के लोग थे, सबसे ज़्यादा रूस में कौन जाति के लोग थे, सलाव जाति के लोग थे। लेकिन इसके अलावा भी और भी जगह के यहूदी, जर्मन और भी लोग यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ पर जो है रूसीकरण की नीति को थोप दिया गया, मतलब बोला गया कि सबको रूस का ही भाषा को अपनाना पड़ेगा, रूस का ही जो है ना सारा चीज़ को अपनाना पड़ेगा, कल्चर को अपनाना पड़ेगा। जिससे जो अन्य जगह के लोग थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और वो लोग भी जो है क्या कर दिए, रूस के सरकार के खिलाफ क्रांति कर दिए। वो लोग भी क्या कर दिए, रूस के सरकार के खिलाफ क्या कर दिए, क्रांति कर दिए, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दो युद्ध हुआ, इस वजह से भी रूस में क्रांति होता है। दो युद्ध होता है ना, इस वजह से भी क्या हो जाता है, रूस में क्रांति होता है। कौन कौन युद्ध होता है, तो एक हो जाता है क्रीमिया का युद्ध, है ना। ठीक है, एक होता है क्रीमिया का युद्ध, है ना, क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, तो क्रीमिया का युद्ध में रूस का हार हो जाता है। क्रीमिया का एक छोटा सा देश है क्रीमिया, इसको लेकर के, है ना, रूस में क्या होता है, रूस युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद जापान से भी युद्ध होता है। क्या होता है, रूस जापान युद्ध, इसमें भी रूस का हार हो जाता है। रूस जापान युद्ध में रूस जापान युद्ध होता है। रूस और जापान के बीच 1905 ईस्वी में युद्ध होता है। इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, रूस हार जाता है। इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, रूस हार जाता है। इस वजह से इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, रूस हार जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते थे उसके बाद फिर से देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस हार जाता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 तक। इस युद्ध में भी रूस हार जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, है ना। ये जब हारता है तो जनता क्या कर देता है, डायरेक्ट क्रांति कर देता है। ये जब हारता है तो जनता डायरेक्ट क्या कर देता है, क्रांति कर देता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूस की क्रांति का इतना सारा कारण है, इसके बारे में आप 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिखेंगे। हम आपको समझा दिए हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। पहली बात, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जो रूस का जो राजा था वो अच्छा नहीं था, योग्य नहीं था, जनता के सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं था, इसीलिए जनता इसके खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। दूसरा हो गया किसानों का दयनीय स्थिति। रूस में किसानों का स्थिति अच्छा नहीं था, उनके खेत का टुकड़ा छोटा छोटा था, है ना। उनको जो है, उनके पास पूंजी पैसा नहीं था, और किसानों पर टैक्स लगा दिया गया था। इन वजह से किसान क्या हो गए थे, परेशान कर दिए, परेशान हो गए और क्रांति में भाग लिए। फिर हम लोग देखते हैं मजदूरों का दयनीय स्थिति। मजदूर लोग जो थे ये लोग भी परेशान थे, है ना। मजदूरों से काम ज़्यादा लिया जाता था, उसको पैसा कम दिया जाता था, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मजदूर लोग क्या कर दिए, क्रांति कर दिए। फिर हो गया औद्योगिकरण की समस्या, है ना। औद्योगिकरण की समस्या हम लोग देखें, रूस में जितना भी उद्योग लगा था वो विदेशी पूंजी से लगा था, जिससे जो स्थानीय उद्योगपति थे वो क्या थे, परेशान थे। तो इस वजह से ये लोग भी जो है
है क्या कर दिया, क्रांति कर दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूसीकरण की नीति। रूस में अलग अलग जगह के लोग भी रहते थे, रूस में रूस के लोग तो थे ही, इसके साथ अलग अलग जगह के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग भी रहते थे, लेकिन यहाँ पर रूसीकरण की नीति को लाया गया, यानी सब कुछ यहाँ पर रूस का ही चलेगा, चाहे रूस का भाषा हो, रूस का ही शिक्षा हो, है ना, रूस का ही जो कल्चर है, संस्कृति है, उसी को फॉलो करने के लिए सब जगह के लोगों को बोला गया। तो और जगह के जो लोग थे वो लोग क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं, बोलते हैं हम इसको नहीं मानेंगे। उसके बाद एक क्रीमिया का युद्ध होता है ना, 1853-54 में। इस युद्ध में क्या हो जाता है, रूस का हार हो जाता है। इस वजह से जो है जनता क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं रूस जापान के साथ युद्ध लड़ता है, एक छोटा सा देश जापान के साथ, इसमें भी रूस क्या हो जाता है, हार जाता है। 1904-05 में ये युद्ध होता है, इसमें भी रूस हार जाता है ना। तो इसका जनता क्या करता है, क्रांति करता है। इसका जनता जब क्रांति करता है तो वहाँ के जो राजा थे, है ना, वो क्या करते हैं, जनता पर गोली चलवा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, है ना, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, आगे हम लोग इसको देखेंगे। रूस जापान युद्ध में हार होता है रूस का जब, तो जनता क्रांति करता है, तो राजा उस पर गोली चलवा देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस भाग लेता है, लेकिन इस युद्ध में भी क्या हो जाता है, रूस का हार हो जाता है। तो जनता जो है 1917 ईस्वी में क्या करता है, क्रांति कर देता है, एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में, है ना। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है डिटेल से, आप लोग लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा एक बार डिटेल से। आपका रूसी क्रांति के कारण को भी लिखा हुआ है, इसे हम शॉर्टकट में आपको हम बता दिए, है ना। रूसी क्रांति का क्या कारण था, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। इसको हम शॉर्ट करके क्वेश्चन आंसर में आपको बता देंगे, सारा जो है आपका लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो मेन टॉपिक देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं क्रांति पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप लोग को याद रखना है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है उसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए, एक बच्चा का क्या कहना है, बच्चा तुम दिख नहीं रहा है, हम क्या करें बताओ। रुक जाइए 1 मिनट, हम बच्चा को पहले देख के आते हैं। 1 मिनट, हाँ, रुक 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 रुक, भाग गया। हाँ हाँ, आया आया। क्या है, आयशा राजपूत, क्या कहना है आपका। 1 मिनट, 1 मिनट, भाग जा रहा है, कमेंट ही भाग जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, कमेंट थोड़ा देखने दीजिए हमको। अरे कैसा सिस्टम है, बात आप लोग का कमेंट इतना ज़्यादा आता है ना कि किसी का कमेंट जो है पढ़ ले नहीं जाता हमसे। चलिए छोड़ते हैं हम लोग, क्या कमेंट था। हाँ सर, आप छोटा छोटा आंसर लिखाते, ये कमेंट है क्या, भाग जा रहा है आपका आंसर, है ना। तो इतना छोटा में नंबर मिल जाएगा, तो इसका जवाब यही है बच्चा, है ना। हम छोटा छोटा आंसर लिखाते हैं, इतना छोटा में आंसर आपको जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब ये होगा कि आपको करना क्या है, हम पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बारे में खुद भी लिख सकते हैं। इतना जो हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये तो नॉलेज आपके पास रहेगा ही ना। तो इसमें से कुछ जानकारी आपके पास रहे तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि छोटा आंसर दे, ज़्यादा आंसर बड़ा नहीं दे, छोटा आंसर दे, मेन कॉन्सेप्ट आपको दे दे। मेन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप एक्स्ट्रा बात खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये फोकस होता है, और जितना हम लिखाते हैं उतना लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना, नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, लेकिन कब, पहले इतना तैयार कर लीजिए, पहले जो है बेस मजबूत हो जाना चाहिए, पहले बेस मजबूत हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद तो इस पर आप इमारत खड़ा कर देंगे, है ना। नींव अगर मजबूत रहेगा तो इस पर आप फिर क्या करेंगे, इमारत बड़ा बड़ा खड़ा कर लेंगे। अभी ही बहुत बड़ा का आंसर लिखवा दे तो आपको क्या होगा कि वो याद ही नहीं होगा, तो फिर कौन फायदा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना छोटा आंसर लिखा सके, सिर्फ मेन बात आपको हम बता दें, वो बात आप समझ जाइए, और उसके अलावा आप कोशिश करिए अपने से लिखने का, और उसमें कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं तो करना है, ठीक है, समझ गए।
ये चीज़ समझिए। जो लोग को लगता है कि हम छोटा आंसर लिखाते हैं उन लोगों के लिए यही बात है। संजय सर भी लिखाते हैं छोटा आंसर ही, और हम लोग भी छोटा आंसर ही लिखाते हैं, तो उन लोगों को ये बात पे फोकस करना है, ठीक है। पहले आप क्या करिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। उसके बाद तो आप फिर लिखना अपने लिख सकते हैं। इतना हम जो पढ़ाते हैं, इतना बोल रहे हैं तकनीक से, रोमनो वंश, है ना, तो आप लोग तो अपने से इसके बारे में लिख सकते हैं ना। कुछ चीज़ आप ऐड कर देंगे उसमें, लगेगा आपको जोड़ना है तो, ठीक है। चले तो हम लोग देखते हैं रूस के क्रांति का कारण जो पढ़िएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे रूस में किस वंश का शासन था, तो रूस में रोमनो राजवंश का शासन था। आपको ध्यान रखना है, रूस में रोमनो राजवंश का शासन था। जार निकोलस द्वितीय जो था वो रोमनो राजवंश का ही था। उसके बाद कह रहा है रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो रूस के राजा को जार कहा जाता है। रूस के राजा को क्या कहा जाता है, रूस के राजा को जार कहा जाता है। 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ उस समय किसका शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था, जार निकोलस द्वितीय का शासन में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुआ था। उसके बाद जो किसानों का हालत खराब हो गया था, तो कृषि दास्ता को किसने समाप्त कर दिया था, तो 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त किया गया। जब किसानों का हालत खराब हो गया था तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था 1861 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि रूसीकरण का नीति का विरोध सबसे पहले किसने किया, तो रूसीकरण का जब नीति लाया गया तो उसका विरोध पोलो जाति के लोगों ने किया था। किस जाति के लोगों ने, पोलो जाति के लोगों ने रूसीकरण का विरोध किया था। पोलो जाति के लोगों ने क्या किया था, रूसीकरण का विरोध किया था। तो ये जब पढ़ेंगे आप रूस के क्रांति के कारण को, तो वहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है ना। रूस में किस वंश का शासन था, रूस में रोमनो वंश का शासन था। रूस के राजा को क्या कहा जाता था, तो रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस की क्रांति किस राजा के समय हुआ, जार निकोलस द्वितीय के समय रूस की क्रांति हुआ। रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया, है ना। रूसीकरण का नीति का विरोध किसने किया, पोलो ने रूसीकरण के नीति का विरोध किया। पोलो ने क्या कर दिया, रूसीकरण के नीति का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है। उसके बाद है रूस जापान युद्ध कब हुआ था, रूस जापान युद्ध 1904-05 में हुआ था। इसमें रूस का क्या हो गया था, हार हो गया था। रूस जापान युद्ध 1904-05 में हुआ था। इसमें रूस का जब हार हो जाता है तो रूस का जनता क्या करता है, क्रांति करता है, रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर निकल जाता है। तो रूस का जो जार है इन लोगों पर गोली चलवा देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। आगे हम लोग अभी डिटेल से इसको देखेंगे, है ना। बोला 1904-1905 में जब रूस में जब खूनी रविवार का घटना हुआ था, उसके बाद किस संस्था का गठन किया गया था, तो रूस में ड्यूमा नाम के संस्था का गठन किया गया था। ड्यूमा क्या हो गया, रूस का संसद हो गया। रूस का संसद जहां कानून बनता है तो इसको बनाया गया था, ड्यूमा नाम का संस्था बनाया गया था 1905 में रूस में, है ना। रूस के एक बुद्धिजीवी थे लियो टॉल्स्टाय। कौन थे, लियो टॉल्स्टाय। इनके द्वारा वार एंड पीस पुस्तक का रचना किया गया। रूस के एक विद्वान थे लियो टॉल्स्टाय, इनके द्वारा क्या किया गया था, वार एंड पीस का रचना किया गया, है ना। रूस के एक व्यक्ति थे प्लेखानो। ये जो थे रूस के पहला साम्यवादी व्यक्ति थे, है ना। रूस का एक व्यक्ति है प्लेखानो, ये रूस का क्या था, पहला साम्यवादी व्यक्ति था, है ना। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्लेखानो ने 1898 में एक पार्टी बनाता है, जिस पार्टी का नाम क्या है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सा पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो प्लेखानो ने किया था। प्लेखानो के द्वारा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाया गया था। बाद में ये पार्टी दो भागों में क्या हो गया, बट गया। एक हो गया बोल्शेविक और एक हो गया मेंशेविक, है ना। बोल्शेविक जिसका संख्या बहुमत था, जिसका संख्या अधिक था उसको बोल्शेविक कहा गया, जिसका संख्या कम था उसको मेंशेविक कहा गया। तो बोल्शेविक लोग ही बाद में क्या किया है, क्रांति किया। बोल्शेविक लोग ही बाद में क्या करता है, क्रांति करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया, जिस दल के पास ज्यादा बहुमत था वो बोल्शेविक कहलाया, और जिसका कम संख्या था, है ना। बोल्शेविक लोग जो थे वह सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। वो लोग चाहते थे कि क्रांति हो, है ना, पूरा संपूर्ण क्रांति होना चाहिए। और जो अल्पमत वाले लोग थे, जिसका संख्या कम था, वो मेंशेविक कहलाया। और मेंशेविक लोग जो है मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, ठीक। फिर हम लोग बाद में देखते हैं 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना किया गया। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक हुआ। इसमें भी रूस का क्या हो गया, हार हो गया। जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, जरीना, है ना। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम जरीना, और इसके गुरु कौन थे, रासपुतीन। कौन थे इसके गुरु, जार निकोलस द्वितीय के गुरु का नाम क्या था, रासपुतीन, है ना। रासपुतीन इनके गुरु का नाम था। इनके गुरु का क्या नाम था, रासपुतीन इनके गुरु का नाम था, ठीक है। बाद में
में जो रूसी क्रांति जब सफल होता है तो नई आर्थिक नीति लाया जाता है 1921 में लेनिन के द्वारा। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या ये इंपॉर्टेंट कुछ बात है रूसी क्रांति के कारण में। रूसी क्रांति का जो कारण था उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा। जो हम बोल रहे थे उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूस में रोमनो राजवंश का शासन था। रूस के राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। रूस में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था, है ना। रूस में जाल एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त किया गया। रूसीकरण की नीति का विरोध किसने किया? पोलो ने किया। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1904-05 में हुआ। 1905 में किस संस्था का गठन किया गया? तो ड्यूमा का गठन किया गया। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। रूस का पहला साम्यवादी कौन है? प्लेखानोव जो है रूस का पहला साम्यवादी है। और प्लेखानोव ने किस पार्टी का स्थापना किया? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये जो है पार्टी बाद में दो भागों में बट गया, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। जिसका संख्या ज़्यादा था उसको बोल्शेविक कहा गया, जिसका संख्या कम था उसको मेंशेविक कहा गया। बाद में फिर एक और पार्टी बनता है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, है ना। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ, इसमें भी रूस का क्या हो गया? हार हो गया। जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? जरीना। जार निकोलस द्वितीय के जो गुरु थे उसका नाम क्या था? रासपुतीन, है ना। ठीक है, तो ये सब बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग क्रांति में भाग लेते हैं। क्रांति के कारण में जो एक चीज हम लोग को जिसको बारे में जानना है उसको हम लोग समझते हैं खूनी रविवार। किसको समझते हैं हम लोग? खूनी रविवार को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं, है ना। चले, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 दोबारा है और चैप्टर 7 नहीं है। देखिए उसी दिन गलती से वो नोट्स डला गया था, उसको सही कर दिया गया है ना। उसको क्या कर दिया गया? सही कर दिया गया है, देख लीजिएगा, फिर से डाल दिया गया होगा सही करके। फिर से नोट्स देखिएगा, डाल दिया गया था उसी दिन, है ना। एक दिन गलती से डल गया था एक नोट्स, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं तो हम चेक नहीं किए, और हम चेक नहीं किए तो जो नोट्स बनाया टाइपिस्ट वो डाल दिया, ये चीज़ हो जाता है। तो इसमें चेक करने में टाइम लगता है, एक एक शब्द को पढ़ के देखना पड़ता है पूरा, है ना, तब जाके सही होता है। जैसा आप लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते हैं तो फिर हम डाल देते हैं, तो थोड़ा सा गलती हो गया था तो इस वजह से उसमें छूट गया था, लेकिन फिर उसको हम जो है सही करवा दिए हैं। चले आप चलते हैं हम लोग खूनी रविवार। हम लोग देखे थे 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ था। रूस जो है जापान के एक छोटा सा, रूस जो है ना, एक छोटा सा देश जापान से युद्ध लड़ता है, और रूस जो है इस युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। जब रूस इस युद्ध में हार जाता है तो रूस की जनता क्या कर देता है ना, रूस की जनता रोटी दो के नारों के साथ रोड पर क्या करता है? आंदोलन करता है। इसके बाद रूस का जो राजा है वो क्या कर देता है? इन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। लोगों पर गोली चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है ना। कह रहा है कि 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस का हार के कारण क्या हो गया? रूस में क्रांति हो गया। 1904-05 के युद्ध में क्या हो गया? रूस का हार हो गया, है ना। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ, इसमें रूस का क्या हो गया? हार हो गया। जब रूस का हार हुआ तो रूस का जनता क्या कर दिया? क्रांति कर दिया, है ना। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। लोग क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। 9 जनवरी 1905 को सड़क पर निकल करके और प्रदर्शन करने लगे। लोग कहाँ? रूस का लोग, है ना। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। लोग जो है आंदोलन करते हुए कहाँ जा रहे थे? राजमहल के तरफ जाने लगे। राजमहल के तरफ जो है ना, राजमहल के तरफ क्या हो रहे थे? जा रहे थे। परंतु जार की सेना, मतलब राजा का सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या चला दी? गोली चला दी, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए, है ना। यह घटना जो है 22 जनवरी, यह घटना कब हुआ था? 22 जनवरी को हुआ था नए कैलेंडर के अनुसार, और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को हुआ था, है ना। तो यह घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, और यह दिन रविवार का था, इसीलिए इसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। यह दिन रविवार का था, इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का जो है ना, बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ था, तो रक्त बहा था, इसीलिए हम लोग इसको लाल रविवार भी कहते हैं।
ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है, अपने भाषा में याद रख लीजिए। क्या याद रखना है हमको कि 1904-5 में रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। इसमें रूस हार जाता है। जब रूस हारता है तो रूस की जनता क्या कर देती है, आंदोलन करती है। रूस की जनता जब आंदोलन करती है तो जो रूस का राजा था वह निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, है ना। यह घटना रविवार का था। यह घटना 9 जनवरी 1905 को ऐसा होता है और यह दिन जो है रविवार का था, इसीलिए इस घटना को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ गए? समझ गए? बताइए, सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? खूनी रविवार बताइए, समझ गए? चले आगे हम लोग। दूसरा क्रांति। रूस और जापान के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। अब रूस इसमें हार गया तो जनता परेशान हो गया, जनता आंदोलन कर दिया। जनता आंदोलन किया तो राजा परेशान हो गया, राजा जनता पर क्या कर दिया, गोली चलवा दिया। और राजा जब जनता पर गोली चलवाया, है ना, तो ये 9 जनवरी 1905 को राजा जनता पर गोली चलवा दिया और ये दिन क्या था, रविवार था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। समझ गए? चलिए बताइए, सब लोग समझ गए? कौन सा डेट याद रखे? अच्छा देखिए, एक जो इसमें है, 2 कैलेंडर रूस में चलता था। एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक है आपका, है ना, एक कौन है आपका, एक जो है आपका, है ना, वह है जूलियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वह जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से क्या था, 13 दिन आगे था। ठीक है, तो नया कैलेंडर तो 22 जनवरी है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। वैसे ये भी पूछ लिया जाता है, पुराना कैलेंडर वाला भी। तो नया वाला हम कहेंगे याद रखें, नया वाला का ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, है ना। वैसे रूस का कैलेंडर जो था वो तो जूलियन कैलेंडर ही था, तो उसके अनुसार भी पूछ लिया जाता है। दोनों याद रखिए, एक 9 जनवरी और इसके 13 दिन बाद। एक याद रखिए, उसमें 13 दिन जोड़ दीजिएगा। 9 जनवरी को पहले हुआ, इसको हम इसमें 13 दिन जोड़ते हैं तो 22 जनवरी हो जाता है। ठीक है, नया कैलेंडर के अनुसार। तो 9 जनवरी याद रखिए, इसमें जोड़ दीजिएगा आप लोग क्या, 13 दिन, तो 22 जनवरी हो जाएगा। ठीक, निहत्थे का मतलब जिसके पास कुछ चीज़ ना हो, जिसके पास कोई हथियार ना हो, खाली हाथ हो, उस पर जो है सेना हाँ जो है आक्रमण कर दिया। चलो, इसके बाद फिर जो है राजा उजा बदलता है ना। रूस में जो है हम लोग देखते हैं ड्यूमा नाम के संस्था का गठन होता है, लेकिन शासन फिर से नहीं चल पाता है। फिर से एक बार 1917 में क्रांति होता है। 1917 में क्रांति होता है, इसको हम लोग फरवरी या मार्च क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग फरवरी या मार्च क्रांति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फरवरी या मार्च क्रांति, है ना। अरे हाँ, परिभाषित जो करते हैं सर, उसके बारे में बोल रहे हैं। परिभाषित जो करते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, कोई चीज़ का परिभाषा, तो परिभाषा हम देखिए 2 तरीका का बताते हैं। एक तो आपका बुक का बताते हैं और दूसरा बात बोलते हैं अपने भाषा में, है ना। तो दोनों ही सही है, बोलते हैं अपने भाषा में आपको समझाने के लिए, तो दोनों ही सही है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं परिभाषा। बहुत सारा चीज़ बुक में जो लिखा है पढ़ाते तो वही, हमको काम क्या है, बुक का ही पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं है कि अपना मन से कुछ भी पढ़ा देंगे, नहीं, जो बुक में लिखा है वही चीज़ पढ़ाना है हमको। लेकिन उस चीज़ को हम आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, उसको शॉर्ट करके थोड़ा समझा देते हैं, जो कि हम बोल करके समझाते हैं। तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। समझ गए? नेक्स्ट है फरवरी या मार्च क्रांति। ये फरवरी या मार्च क्यों हो गया, तो वही नया कैलेंडर पुराना कैलेंडर के अनुसार, पुराना कैलेंडर के अनुसार ये फरवरी में हुआ था, नया कैलेंडर के अनुसार मार्च में हुआ था। बोला कि 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड जो कि रूस में है, वहाँ के सड़कों पर किसान और मजदूर ने रोटी दो के नारों के साथ जुलूस निकाल दिया। फिर से 1917 में 7 मार्च 1917 को रूस का जनता क्या कर देता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है ना, उसमें रूस का हार हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हार हो जाता है। इसके कारण रूस की जनता क्या करती है, रूस की जनता 7 मार्च 1917 को, है ना, 7 मार्च 1917 को वहाँ के किसान मजदूर सब लोग रोटी दो के नारों के साथ फिर से रोड पर निकल जाते हैं। जब
जब सेना को भीड़ पर गोली चलाने के लिए बोला जाता है तो सेना मना कर देता है। तो रूस का जनता फिर से बोलता है कि सेना को, है ना, रूस के जनता पर गोली चला दीजिए। रूस का राजा बोलता है कि रूस के जनता पर सेना को गोली चलाने के लिए, लेकिन जो सेना है वो गोली चलाने से मना कर देता है। सेना बोलता है हम गोली नहीं चलाएंगे। सेना भी जनता के साथ हो जाता है, सेना भी जनता के साथ हो जाता है ना। इसके कारण 12 मार्च 1917 को रूस के राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हो रहा था ना 1914 से 1918, इसमें रूस भी भाग लिया था, लेकिन रूस का इसमें बुरी तरीका से क्या हो रहा था, हार हो रहा था। रूस का जब हार हो रहा था तो रूस का हालत खराब होते जा रहा था, है ना। इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से, है ना, जनता जो है 7 मार्च 1917 को क्या कर देता है, पेट्रोगार्ड वहाँ का एक जगह है, वहाँ के सड़कों पर, है ना, रोटी दो के नारों के साथ आंदोलन करता है। जब जनता निकलता है आंदोलन करने के लिए तो राजा जो है सेना को बोलता है लोगों पर गोली चलाने के लिए, लेकिन सेना गोली चलाने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है ना। सेना गोली चलाने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद जो है ना, राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। जनता सब राजा को खहेड़ देता है और राजा को, है ना, गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति कहते हैं। ठीक, समझ गए? समझ में आ गया? बताइए जल्दी। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में जो है रोमनो वंश का शासन क्या हो गया, है ना, अंत हो गया। रूस में रोमनो वंश का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय का शासन यहाँ पर खत्म। जार निकोलस द्वितीय भाग गया गद्दी छोड़ करके, कहाँ, जार निकोलस द्वितीय भाग गया गद्दी छोड़ करके, है ना, यहाँ से रूस से जो है गायब हो गया, क्योंकि जनता जब इतना खहेटा तो वो भाग गया, है ना। इसके बाद जो है क्या होता है, फरवरी क्रांति के बाद पहले लोगों के नेतृत्व में बुजुर्वा सरकार का गठन होता है। बुजुर्वा मतलब मध्यम वर्ग के लोगों का सरकार का गठन होता है, और बाद में फिर केरेंस्की के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार का गठन होता है। तो ये जो 1917 में जो क्रांति हुआ था फरवरी में, इसके बाद जो है पहले बुजुर्वा सरकार का गठन होता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। इसके बाद फिर से केरेंस्की जो है यहाँ का सरकार को संभालता है ना। केरेंस्की यहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। केरेंस्की के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनता है रूस में। केरेंस्की के नेतृत्व में क्या होता है, रूस में सरकार बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, तो फरवरी क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय गद्दी छोड़ करके भाग गया, है ना। जो रोमनो वंश था उसका क्या हो गया, अंत हो गया। इसके बाद जो है केरेंस्की का सरकार बन जाता है रूस में। क्या बन जाता है, केरेंस्की का सरकार बन जाता है रूस में। ठीक, चलिए अब अक्टूबर क्रांति है। अक्टूबर क्रांति हम लोग देखते हैं। फिर केरेंस्की सरकार को चला रहा था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मतलब उतना अच्छा से शासन भी नहीं चला रहा था। फिर लेनिन आता है। कौन आता है, लेनिन आता है। लेनिन आता है, बोलता है अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, अच्छा से क्रांति होगा, फिर से अच्छा से क्रांति होगा। ये कौन बोलता है, लेनिन बोलता है ना, लेनिन बोलता है ना। अक्टूबर में लेनिन आता है और वो बोलता है कि अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ, अभी क्रांति बचा हुआ है और अच्छा से क्रांति होगा। तो हम लोग देखते हैं 7 नवंबर 1917 को, है ना, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोगार्ड का जितना रेलवे स्टेशन था, बैंक था, डाकघर था, टेलीफोन केंद्र था, कचहरी था, या जितना भी सरकारी संपत्ति था सब पर अधिकार कर लिया। अब जो है 7 मार्च 1917 को जब लेनिन आता है, लेनिन जब वापस आता है रूस, तो लेनिन के नेतृत्व में रूस का जो बोल्शेविक जनता है, मतलब जिसका संख्या ज़्यादा है, वो लोग क्या करता है, रूस का जितना भी सरकारी संपत्ति है सब पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इसके बाद जो है केरेंस्की जिसका सरकार बना था वो भी रूस छोड़ करके भाग गया, वो भी रूस छोड़ करके भाग गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूस का बोल्शेविक क्रांति या रूस का अक्टूबर क्रांति या रूस का नवंबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग देखें वो फरवरी 1917 में क्रांति होता है। इसके बाद कौन भाग जाता है, इसके बाद जार निकोलस द्वितीय भाग जाता है। फिर राजा कौन बनता है, राजा बनता है केरेंस्की। लेकिन ये भी ये सरकार को अच्छे से नहीं चला रहा था, तो लेनिन यहाँ आता है रूस में और बोलता है अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, फिर से क्रांति होगा, है ना। 7 नवंबर 1917 को रूस के जो लेनिन है उसके नेतृत्व में क्या होता है, रूस का जितना भी सरकारी संपत्ति है सब पर कब्जा कर लेता है। कौन, रूस का जनता। इसके बाद केरेंस्की जो है गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवंबर 1917 की क्रांति कहते हैं, या इसी को हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, या इसी को हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। समझ गए? तो तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखना है। तीनों आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इस चैप्टर के अंतिम चरण में चलेंगे।
यहाँ तक बताइए, क्रांति हम लोग तीनों कर लिए, क्या आप लोग को समझ में आ गया? पहला हम लोग देखें खूनी रविवार, ये इंपॉर्टेंट है। खूनी रविवार क्यों हुआ था आपको हम बताएं, कैसे हुआ था ये भी बताएं, है ना। दूसरा हम लोग देखें फरवरी क्रांति, या इसी को हम लोग मार्च क्रांति भी कहेंगे, 1917 में ये होता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं अक्टूबर क्रांति, है ना, या बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, ये भी हम लोग देख लिए। तो बताइए क्या तीनों आपको समझ में आ गया? हम लोग देखे थे खूनी रविवार क्यों होता है, तो 1904-05 में रूस जापान युद्ध होता है। इस युद्ध में रूस का हार हो जाता है, इस वजह से रूस की जनता जो है रोटी दो किनारों के साथ सड़क पर निकलती है। तो रूस का जो राजा है ना, रूस का राजा सेना को आदेश देता है कि जनता पर गोली चलाया जाए, और वहाँ के लोगों पर गोली चलाया जाता है, जिसमें हजारों लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यह घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ था, और यह दिन रविवार का था, इसीलिए इसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद फरवरी क्रांति कब होता है, तो ये होता है 1917 में। हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस हारने लगता है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस भाग लिया था, रूस वहाँ पर क्या होता है, हारने लगता है, जिससे रूस के जनता का स्थिति खराब हो जाता है। रूस के जनता का स्थिति खराब हो जाता है तब जाके, है ना, रूस का जनता का जब स्थिति खराब हो जाता है तब जाके क्या हो जाता है ना, तब जाके जो है रूस की जनता फिर से रोटी दो किनारों के साथ सड़क पर निकलती है। तो फिर से राजा जो है ना जनता पर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन सेना गोली नहीं चलाता है, तो सेना गोली नहीं चलाता है। तो इसका जो रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय, है ना, वो जो है क्या हो जाता है, गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद केरेंस्की का सरकार बनता है, लेकिन केरेंस्की भी अच्छे से शासन को नहीं चला रहा था। तो फिर लेनिन आता है, और लेनिन बोलता है अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, और फिर से लेनिन के नेतृत्व में क्या होता है, जितना भी सरकारी संपत्ति है रूस का सब पर कब्जा कर लेता है जनता, है ना। जनता जब सब पर कब्जा कर लेता है तो केरेंस्की भी गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ गए? बताइए किसको किसको समझ में आ गया, तीनों लिख दीजिएगा आप लोग, बताइए किसको किसको समझ में आ गया, तीनों लिख दीजिएगा। यस सर, चलिए आगे। चलिए अब हम लोग लेनिन के बारे में देखते हैं, है ना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट क्लोज करने पर आते हैं। तो मेन चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर में भी हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं लेनिन के बारे में। अब आता है लेनिन। यहाँ तक हम लोग देखें कि रूस में पहले पूंजीवाद था, उसको ख़त्म करने के लिए, समाजवाद लाने के लिए बहुत सारा विचारक लोग आए, उसमें से कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखें। फिर जो है रूस में जो है क्या होता है, रूस में जब विचारक लोग विचार पैदा कर दिए तो रूस का जनता लोग जो है क्या करने लगता है, कोई वहाँ पर चीज़ होता है, मतलब रूस का शासन अच्छे से नहीं चल रहा था, इस वजह से जो है रूस की जनता क्रांति शुरू करती है। पहला 1904-05 में करती है, तो खूनी रविवार हो जाता है। उसके बाद फिर जनता कुछ नहीं करती है, फिर 1917 में अक्टूबर में करती है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध में हार होता है तब। तो वहाँ पर तो फिर राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। फिर जो है बाद में लेनिन के नेतृत्व में पूरा अच्छी तरीक़ा से वहाँ पर क्रांति जनता करती है, और फिर जो है केरेंस्की को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ जाता है। ठीक है ना सर। आप जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इससे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए जो कॉन्सेप्ट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये 60 दिन का जो क्लास है, इसको पूरा कर लेते हैं अगर आप, तो आराम से आपका आ जाएगा 80+ नंबर आराम से आ जाएगा। पूरा कवर करिएगा तो थोड़ा सा और मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना, कम से कम पूरा क्लास खाली कर लेते हैं आप, पूरा क्लास करके और क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं तो 80 नंबर से कम नहीं आएगा। इसके अलावा आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इसको आप कितना तक लेके जा सकते हैं, 90 ले जाइए, 95 ले जाइए, 98 ले जाइए, 99 ले जाइए, उसके आगे आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आएगा। आ तो जाएगा 100 में 100 भी इतना क्लास से, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, कितना सेल्फ स्टडी करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा, हम पर नहीं। हम आपको पढ़ा दिए, अगर आप पूरा क्लास को देख लेते हैं 60 क्लास को, और क्वेश्चन आंसर अपने हाथों से लिख लेते हैं तो 80 नंबर से कम नहीं आएगा, इसका गारंटी है। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप कितना बढ़ेगा, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। आप कितना चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे है लेनिन के बारे में। लेनिन के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना, लेनिन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना।
चलिए लेनिन, लेनिन हम लोग देखे जो क्रांति किया है लास्ट में, इसके बारे में भी तो देखना जरूरी है ना, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है तो इसको भी तो देखना जरूरी है। तो लास्ट में जो क्रांति हुआ है, केरेंस्की को जो भगाया, कौन भगाया? लेनिन ही भगाया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, है ना। लेनिन बेचारा का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। लेनिन ने कौन सा नारा दिया? लेनिन जब आता है रूस में तो जनता के बीच कौन सा नारा देता है? भूमि, शांति और रोटी। बोला कि, है ना, ये जो राजा का सरकार है इसको हटाओ, इसके बाद हम लोग समाजवाद का स्थापना करेंगे और आप लोग को भूमि मिलेगा, शांति भी मिलेगा और रोटी भी मिलेगा। तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था, है ना। लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था। इसके बाद क्या होता है? लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। जो बोल्शेविक दल था, है ना, बोल्शेविक दल बनाया ये और उसका कार्यक्रम स्पष्ट किया, लोगों को बताया कि बोल्शेविक दल का क्या क्या कार्यक्रम होगा, बोल्शेविक जो पार्टी है इसका क्या क्या कार्यक्रम होगा, मतलब हम लोग का सरकार आएगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताया, जिसका नाम क्या है? अप्रैल थीसिस। इसको हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो अप्रैल थीसिस किसने दिया था? तो लेनिन ने। ये क्या था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम था, जिसमें बताया गया था कि बोल्शेविक पार्टी क्या क्या करने वाला है रूस में, है ना, सरकार आने के बाद। फिर लेनिन जो है क्या करता है? जर्मनी के साथ ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि करता है। ये संधि किसके साथ करता है? रूस जो है जर्मनी के साथ करता है। क्यों करता है? तो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होने के लिए, है ना। हम लोग को पता है रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया था, इसके कारण इसका हालत खराब होते जा रहा था। तो लेनिन के नेतृत्व में ये जो ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि होता है जर्मनी के साथ, और रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है। रूस क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध से 1917 ईस्वी में ही बाहर निकल जाता है। लेनिन जो है रूस को क्या करता रहता है? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर कर देता है। ये बाहर का रास्ता देख लेता है। कौन? रूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए लेनिन के बारे में। लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था। लेनिन जो है कौन सा नारा दिया था रूस में, है ना? तो रोटी, भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। लेनिन जो अपना कार्यक्रम दिया था बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस ये किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। और लेनिन जो है पहला काम क्या करता है वहाँ पर रूस में जो क्रांति होता है उसके बाद पहला काम क्या करता है? तो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। एक संधि करता है जर्मनी के साथ, ब्रेस्टिलिटोवस्क की संधि, और इसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो जाता है? रूस बाहर हो जाता है ना। प्रथम विश्व युद्ध में बोलता है हमारा दम नहीं है, अब हम निकलते हैं इससे, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। इसके बाद है लेनिन ने ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में विदेशी हमला का सामना करने के लिए लाल सेना का गठन किया। अब लेनिन अपना विदेश मंत्री किसको बनाता है? ट्रॉट्स्की को बनाता है, और उसके बाद जो है लाल सेना बनाता है। क्या बनाता है? लाल सेना, है ना। अगर कोई दूसरा देश हमला करेगा तो उसका सामना करने के लिए कौन सा सेना बनाता है लेनिन? तो लाल सेना बनाता है। लाल सेना, कोई विदेशी हमला हो यानी कोई दूसरा देश अगर रूस पर हमला करेगा तो उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए क्या बनाया गया? लाल सेना बनाया गया। लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, अब देश के अंदर भी कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे लेनिन का, तो लेनिन जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए एक पुलिस दल बनाया जिसका नाम क्या है? चेका। चेका नाम का गुप्त पुलिस बनाया। गुप्त पुलिस, कोई आदमी अगर जो है लेनिन का विरोध कर रहा है ना, तो उससे गुप्त पुलिस जाता था चेका और उसका इलाज करता था। तो चेका नाम का गुप्त पुलिस दल किसने बनाया? लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया? लेनिन ने लाल सेना का गठन किया, है ना। और चेका नाम का एक गुप्त पुलिस संगठन भी बनाया। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बन गया? इसके बाद विश्व का पहला समाजवादी देश रूस का नया संविधान 1918 में बनाया गया। रूस में समाजवाद की स्थापना 1917 में ही हो जाता है, और इसके बाद 1918 में रूस का क्या हो जाता है? नया संविधान बन करके तैयार हो जाता है, और इसके आधार पर रूस देश चलने लगता है। इसके आधार पर क्या हो जाता है? रूस देश चलने लगता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद रूस का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यानी यूएसएसआर इसका नाम कर दिया जाता है। सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह इसका नाम कर दिया जाता है। और लेनिन ने बोल्शेविक जो पार्टी था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? साम्यवादी दल कर दिया। क्या कर दिया? साम्यवादी दल कर दिया। और इसका जो झंडा था बोल्शेविक पार्टी का, लाल रंग का झंडा पर हंसुआ और हथौड़ा का निशान था, इसको देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया। क्या बना दिया? देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया। लाल रंग के झंडा पर हंसुआ और हथौड़ा का चिन्ह, है ना। लाल रंग का एक झंडा रहेगा, उस पर हंसुआ और हथौड़ा का चिन्ह रहेगा, इसको देश का, है ना, रूस का राष्ट्रीय झंडा बना दिया। कौन? लेनिन। ठीक,
तो लेनिन के बारे में ये इतना बात हम लोग को ध्यान रखना है ना। लेनिन का जन्म 1870 में हुआ। लेनिन जो है भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। लेनिन जो है अपना कार्यक्रम बताया लोगों को अप्रैल थीसिस के नाम से। लेनिन जो है प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। रूस को प्रथम विश्व युद्ध से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जो लेनिन जो है देश की आज़ादी के बाद लाल सेना का गठन किया विदेशी हमला का जवाब देने के लिए, और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नाम का एक पुलिस संगठन बनाया। उसके बाद रूस में जो है साम्यवादी शासन का स्थापना हो गया। फिर रूस का क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया। रूस का संविधान बनाया गया। रूस का नाम बदल करके सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह कर दिया गया। इसमें बहुत सारे देश क्या हुए, शामिल हुए, है ना। फिर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के साम्यवादी दल कर दिया गया, और जो बोल्शेविक पार्टी का जो झंडा था उसको देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया, देश का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया। तो लेनिन जो है ये सब काम किया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, फिर लेनिन इसके बाद जनता के लिए क्या क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं, है ना। लेनिन जो है जनता के लिए क्या क्या करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो लेनिन का काम, लेनिन 18 वर्ष से सभी उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया, है ना। पहले सब कुछ जो प्राइवेट था उसको सब कुछ को क्या बना दिया, सरकारी बना दिया, है ना, ठीक है। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया, मतलब सब कुछ को सरकारी बना दिया। बैंक, उद्योग, जल परिवहन, रेलवे, जितना भी प्राइवेट चीज था सबका राष्ट्रीयकरण करके सबको सरकारी बना दिया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। उस शिक्षा को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया, शिक्षा को भी सरकारी बना दिया, है ना। और जमीन भूस्वामियों के बीच क्या कर दिया, जमीन का बंटवारा कर दिया। जो बड़े बड़े जमींदार का जमीन था उसको किसानों के बीच बांट दिया। तो लेनिन जनता के लिए ये सब काम किया, है ना। लेनिन जनता के लिए ये सब काम किया, है ना, कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। सब लोगों को बोला रोजगार मिलेगा, सब लोगों को काम का अधिकार दिया, है ना। और सरकारी जितना भी प्राइवेट चीज था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, सबको सरकारी बना दिया। स्कूल, कॉलेज, बैंक, उद्योग, जल, रेलवे सबको सरकारी बना दिया। और जमींदारों का जमीन को किसानों के बीच बांट दिया। तो लेनिन का खूब चर्चा हुआ कहाँ, रूस में। लेनिन का खूब बड़ाई हुआ जनता के लिए। तो बहुत अच्छा काम ये सब किया और लेनिन, है ना। लेनिन जो है जनता के लिए खूब अच्छा काम किया। तो लेनिन का खूब बड़ाई होने लगा कहाँ, रूस में। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद जो है, इसके बाद फिर कुछ दिन लेनिन जब शासन करता है तो इसका स्थिति बिगड़ने लगता है, किसका, है ना, स्थिति जो है बिगड़ने लगता है। किसका स्थिति बिगड़ने लगता है, तो हम लोग देखते हैं रूस का स्थिति फिर से क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है ना। रूस का स्थिति फिर से बिगड़ने लगता है ना। इसके बाद लेनिन को लाना पड़ता है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति लाएगा कब, 1921 में। कब और कहाँ, रूस में। भारत में ये आया था 1991 में, लेकिन रूस में कब आया, 1921 में नई आर्थिक नीति आया। नई आर्थिक नीति में लेनिन क्या करता है, कुछ चीज़ को प्राइवेट कर देता है, सब कुछ को सरकारी कर दिया था। इसके कारण जो है ना शासन को चलाना मुश्किल हो गया था, सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसलिए जो है थोड़ा सा जनता पर टैक्स उक्स लगाता है और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को प्राइवेट भी कर देता है। कौन, लेनिन, है ना। लेनिन क्या कर देता है, नई आर्थिक नीति में बहुत सारा चीज़ प्राइवेट कर देता है, ठीक। तो इसको हम लोग देख लीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं, फिर जो है क्वेश्चन आंसर में बता देंगे नई आर्थिक नीति में क्या क्या चीज़ को, है ना, क्या क्या चीज़ में सुधार लाया था लेनिन। जब देखा शासन को चलाना मुश्किल हो गया, है ना, सब कुछ सरकारी रह करके चलाना मुश्किल है, तो कुछ चीज़ों में इसमें सुधार किया था लेनिन, है ना। जैसे किसानों से टैक्स लेने लगा था, है ना। उसके बाद हम लोग देखें 20 से कम कर्मचारी वाला उद्योग को चलाने का अनुमति दे दिया था, है ना। उसके बाद हम लोग देखें विदेशी पूंजी भी बोला कि आ सकता है, और बैंक भी नया नया खुला, ठीक है, बैंक भी नया नया खुला। इस तरीक़ा से बहुत सारा काम किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा को राजकीय एजेंसी के द्वारा शुरू करवाया, है ना। विदेशी पूंजी भी देश में लाने लगा। तो कुछ सुधार किया जिससे क्या हो, देश में सुधार हो। तो इसको हम लोग नई आर्थिक नीति कहते हैं। ये भी लेनिन के द्वारा लाया गया। लेनिन का जब मृत्यु हो जाता है 1924 में, लेनिन का जब मृत्यु हो जाता है 1924 में, तो इसके बाद स्टालिन आता है। कौन आता है, स्टालिन आता है। कौन आता है, स्टालिन, है ना, ठीक है। लेकिन स्टालिन को 1929 में भगा दिया जाता है यहाँ से। कहाँ से, रूस से भगा दिया जाता है, ठीक है। जब 1929 में स्टालिन को भगा दिया जाता है, फिर 1953 में स्टालिन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 1953 में स्टालिन का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद सत्ता किसके हाथ में आता है, मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में आता है। इसके बाद सरकार जो है रूस में किसके हाथ में आता है, मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में आता है ना।
और ये जो है बहुत सारा सुधार करता है, ये बहुत सारा क्या करता है, सुधार करता है। और इसी के शासनकाल में सोवियत संघ खत्म हो जाता है 1991 में। सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। पहले सोवियत संघ में 15 देश थे, कितने देश, 15 देश, सब मिलजुल करके रहते थे, है ना, सबका एक समूह था सोवियत संघ। लेकिन उसमें से एक एक देश निकलने लगता है और 1991 में सोवियत संघ खत्म हो जाता है, सिर्फ रूस बच जाता है, सिर्फ रूस बच जाता है। कब, 19। हेलो हेलो, चेक 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 चेक। देखिए तो सब कुछ सही हो गया। देखिए तो अब आप लोग सब कुछ सही हो गया क्या, है ना? कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत? तो ये पूरा चैप्टर आप सब समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो ये पूरा चैप्टर हम लोग देख लिए लगभग, है ना? आपको पूरा समाज समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं रूस में, है ना, रूस में जो है क्या हो जाता है, रूस में कार्ल मार्क्स लोगों को, जनता को जागरूक करता है। इसके बाद क्या होता है, रूस में क्रांति होता है। रूस में क्या होता है, क्रांति होता है। लेकिन रूस के क्रांति का कारण क्या था, तो वहाँ पर शासन अच्छे से नहीं चल रहा था, इसी वजह से रूस की जनता क्रांति की, है ना? वहाँ का जो राजा था उसका नीति अच्छा नहीं था, इस वजह से रूस की जनता क्या की, क्रांति की। तो रूस का जनता जब क्रांति की तो क्या हो जाता है, रूस का जनता क्रांति पहली बार करती है तो राजा वहाँ का खूनी रविवार करवाता है, मतलब लोगों पर गोली चलवा देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, फिर रूस की जनता हार नहीं मानता है, फिर जो है 1917 में क्रांति करता है। एक बार 1905 में किया था, फिर 1917 में करता है। जब 1917 में क्रांति करता है तो लोग राजा को भगा देता है, राजा को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ता है। फिर 1917 के अक्टूबर में एक क्रांति होता है, जिसमें जो दूसरा राजा बना था करेंस्की, उसको भी भागना पड़ता है, उसको भी क्या होना पड़ता है, भागना पड़ता है ना? और इसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं लेनिन आता है। लेनिन आता है तो रूस में अच्छा अच्छा काम करता है, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करता है। लेकिन ये भी कुछ दिनों के बाद, ये भी मतलब सब कुछ जब सरकारी कर दिया था तो सरकार को चलाना मुश्किल हो गया। तो इसको लेकर के ये जो है बाद में क्या करता है, नई आर्थिक नीति लेकर के आता है, नई आर्थिक नीति लेकर के आता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जो है प्राइवेट करने पर भी जोर देता है। कौन है ना, लेनिन,
है ना। इसके बाद हम लोग देखें लेनिन जो है, इसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन आता है, स्टालिन के बाद मिखाइल गोर्बाचेव आता है ना। और इसके बाद जो है ये रूस ख़त्म हो गया 1991 में। तो रूस सोवियत संघ जो बना था वही ख़त्म हो गया। तो इसका कहानी ख़त्म। यहाँ पर अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है रूस में, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? सर शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट्स यही है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सब कुछ यही है, इसमें से आप अपना देख लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को, है ना। शीत युद्ध फिर से पढ़ा दीजिए। हाँ, शीत युद्ध क्या था? तो अमेरिका और रूस के बीच जो था वैचारिक युद्ध था। जब अमेरिका जब आगे बढ़ने लगा, रूस जब आगे बढ़ने लगा, रूस का जब समाजवादी विचार जब आगे बढ़ने लगा तो अमेरिका को दिक्कत होने लगा। इसके लिए अमेरिका और रूस के बीच विचारों का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका का कहना था पूंजीवाद अच्छा है और रूस का कहना था समाजवाद अच्छा है। तो शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। शीत युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच कोई लड़ाई नहीं हुआ, विचारों का लड़ाई हो रहा था। अमेरिका का कहना था जो है पूंजीवाद अच्छा है और रूस का कहना था समाजवाद अच्छा है। इसी को लेकर के दोनों के बीच क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। इसी को लेकर के दोनों के बीच क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर को हम लोग देख लिए। जो बचा खुचा इस चैप्टर में है उसको हम लोग जो है कल के क्लास में देख लेंगे। आप लोग जो नोट्स जो आपको ये अच्छे से पढ़ के आइएगा, है ना। कल हम लोग फिर क्या करेंगे? कल तो फिर इसी चैप्टर को पढ़ना है ना, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जब देखेंगे तो हम लोग सारा चीज़ को पढ़ लेंगे, है ना। लगभग हम पूरा चीज़ आपको हम बता चुके हैं, है ना, रिवाइज करा चुके हैं। एक बार हम लोग कल जो है इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कृषि दास्ता क्या है? मतलब किसानों को एक तरीका से गुलाम बना लिया गया था, यही कृषि दास्ता था, है ना। किसानों के पास कोई अधिकार नहीं था, यही कृषि दास्ता था। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पढ़ के आइएगा, है ना, पढ़ के आपको आना है। कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दीर्घ को पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्रैश कोर्स पर एसएसटी में अच्छा नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। डेली डेली कितना बार बताएं, बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। बस पढ़िए, आराम से आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर हम लोग आगे सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो खुद से लिख सकते हैं, बिल्कुल खुद से ही लिखना है। एग्जाम में लिखा रहता है परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आपको खुद के भाषा में ही आंसर लिखना है तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमसे पढ़ने के बाद खुद से, हम तो खुद ही बोलते हैं पढ़ाई कर, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद खुद से आंसर लिखने बैठिए। तो इसमें से 75% चीज़ हमारा ही रहेगा, लेकिन 25% चीज़ और आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो और बेहतर हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। यूनिक मतलब किसको, यूनिक किसको कहते हैं? जिसका कोई जोड़ा ना हो। तो आप खुद से जब लिखिएगा तो उसका कोई जोड़ा नहीं होगा, सिर्फ आप ही का रहेगा, है ना। हम जो लिखवाएं तो सब बच्चा वही लिखेगा, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लिखेंगे कुछ चीज़ उसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। तो खुद से लिखना बहुत ही अच्छा कला है और लिखने का प्रैक्टिस आप लोगों को करना चाहिए। जो लोग को अच्छा नंबर लाना, बहुत अच्छा नंबर लाना है तो उनको खुद से लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। सर मोटिवेशन दीजिए, क्या मोटिवेशन दे बताइए। मोटिवेशन यही है कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका जो सपना है ड्रीम 450 का, इसको जब तक आप लोग पूरा नहीं कीजिए तब तक जो है आप लोग को क्या करना है, जो है तब तक जो है आप लोग को शांति से नहीं बैठना है ना। पूरा दम अपना लगा देना है ड्रीम 450 को पाने के लिए। ठीक है सर, इतिहास का नोट्स दे दीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। हम एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बचा है लिखने का, तो हम लिख रहे हैं डेली डेली, थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है तो। और उसके बाद फिर आपको हम जो है सारा नोट्स जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पूरा ऐसे इतिहास का भी मिल जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ा दिन बाद ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, सब का मिल जाएगा। जो मिल चुका है पहले उसको आप लोग पढ़िए, है ना। जो बचा है वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। कुछ भी आपका बकाया नहीं रहेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
चलें। सर कमेंट मेरा नहीं पढ़ता है, कमेंट हमको बुझाता ही नहीं, इतना ना फास्ट कमेंट आता है, जो देखते हैं थोड़ा बहुत बुझाता है ना, कोई गड़बड़ी होता है तब। और कितना कमेंट पढ़ेंगे, इतना बच्चों का संख्या है, 2000 बच्चों का कमेंट हम कहाँ से पढ़ पाएंगे। हमारे पास तो दो 2 घंटा 120 मिनट ही है, और यहाँ बच्चा का संख्या 2000 है। 1 मिनट भी एक बच्चा को देंगे तो संभव नहीं है। तो इसीलिए अभी कोई कमेंट वमेंट नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के बाद आप लोग आइए, है ना, जो है उसके बाद कमेंट पढ़ा जाएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चले। चलिए ठीक है, सब लोग सबका समस्या हम समझ गए, सबका सब समाधान हो रहा है ना। आप लोग जो पढ़ाई हो रहा है उस चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, जो आज क्लास हुआ इसको अच्छे से तैयार करिए। अब बैकलॉग नहीं लगने देना है, ठीक है। ये जो 60 क्लास होने वाला है ये आपको, है ना, पूरा एकदम पावरफुल बना देगा। तो इसीलिए आप 60 क्लास जो है इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिए, ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।